वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर क्लास 9 हिस्ट्री का 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर क्या है? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है कैसे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया की, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग कॉलोनियल पीरियड में, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट लॉज बनाए, तो उन फॉरेस्ट लॉज की वजह से कैसे उनकी लाइफ पर असर पड़ा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स पढ़नी है, बास्तर एंड जावा की। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, उसके बाद साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और क्यों लगा दी। तो फॉरेस्ट, पता है आपको, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? बैम्बो, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, फ्रूट, फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड्स, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। और फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले लोग, जो फॉरेस्ट एरिया में, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पर ही, क्योंकि उनको फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है, फ्यूल के काम आती है। उसके बाद एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए जो फूडर है वो भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। उसके बाद उनको फ्रूट्स, जड़ी बूटी एट्सेट्रा फॉरेस्ट से ही मिलता है, और उसी पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट ये लोग होते हैं। तो वाई डिफॉरेस्टेशन, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रही थी ज़्यादा? इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि एग्रीकल्चर एरिया अगर ज़्यादा एक्सपेंड होगा, फॉरेस्ट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें उतना फ़ायदा नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड जितनी ज़्यादा होगी तो हम यहाँ के लोगों पर उतना ज़्यादा टैक्स लगा सकेंगे। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन में क्या हो रहा था, वहाँ पर जो ब्रिटिश नेवी में जो नाव्स यूज़ होती थी, बड़ी बड़ी नाव्स, बड़ी बड़ी जो किश्तियाँ यूज़ होती थी, वो ओक ट्रीज़ की बनती थी। वहाँ पर ओक ट्रीज़ के पेड़ की बहुत कमी हो रही थी, और उन्होंने वहाँ से, ब्रिटेन से एक टीम मंगवाई, यहाँ सर्वे होगी, और उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ से हमें हार्डवुड मिल सकती है ब्रिटिश नेवी में जो यूज़ होती है नाव्स के लिए। दूसरा, यहाँ पर उस टाइम में क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रेलवे को भी एक्सटेंड कर रहा था। रेलवेज एक्सटेंड करने के लिए स्लीपर्स का यूज़ होता था, वो स्लीपर्स भी लकड़ी से ही बनती थी, इसी हार्डवुड से ही बनती थी। और उसके बाद जब ब्रिटिश को लगा, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ के लोग जंगलों से लकड़ियाँ काटते हैं, पेड़ काटते हैं, इससे क्या होगा, लकड़ी जल्दी ख़त्म होगी, जंगल जल्दी ख़त्म होगा। क्योंकि ब्रिटिश की आंखों के सामने सिर्फ 2 ही कारण थे, वो चाहते थे, एक तो जो ब्रिटिश नेवी में नाव के लिए यहाँ से लकड़ी जानी चाहिए, दूसरा जो स्लीपर्स बन रहे हैं रेलवे के लिए वो भी हमें पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, यहाँ के लोगों को जंगल में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद राइज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया। उस जर्मन एक्सपर्ट का नाम था डेट्रिच ब्रेंडिस। इसको एडवाइस के लिए बुलाया गया, आप हमें एडवाइस दीजिए कैसे हम यहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो उन्होंने यहाँ पर एडवाइस दी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, यहाँ पर जंगल का अच्छी तरह यूज़ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही यूज़ होता जाएगा, जो यहाँ के लोकल लोग वो जंगल को काटेंगे, तो इससे जंगल ख़त्म होगा। और बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस डेट्रिच ब्रेंडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया। तो इसने एडवाइस यही दी, यहाँ के लोगों पर बैन लगा दिया जाए, जंगल में जाने पर बैन लगा दिया जाए विदाउट परमिशन। कोई जब किसी पेड़ को काटेगा उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जानी चाहिए। उसके अलावा इसने बोला कि जो फॉरेस्ट है उसको क्लासीफाई करेंगे 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को क्लासीफाई करेंगे। और कुछ फॉरेस्ट एक कैटेगरी से बनाई से रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, और इसी फॉरेस्ट में अच्छे किस्म के पेड़ थे, जो सख्त किस्म की लकड़ी, हार्डवुड थी, टीक, साल एट्सेट्रा। कुछ विलेज फॉरेस्ट थे, उनमें कम रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर उस टाइम में क्या हो रहा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ के लोग यही करते थे, ज़्यादा ट्राइबल्स लोग क्या करते थे, एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे, यहाँ पर जितना फॉरेस्ट होते थे उस फॉरेस्ट को स्लैश करते थे, काटते थे, बाद में यहीं पर उसी पैच ऑफ लैंड पर इस फॉरेस्ट को यहाँ पर जला देते थे। यहाँ पर इसकी राख, इस जब पेड़ों की राख इसी मिट्टी में मिलती थी, बाद में यहीं पर एग्रीकल्चर करते थे। कुछ 5-10 साल के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे। जब ये उनको लगता था कि ये लैंड, ये पैच ऑफ लैंड अब इनफर्टाइल हो गया, वो नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड लेते थे, यहाँ के फॉरेस्ट क्लियर करते थे और यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगा इससे तो हमारा एक फॉरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब ये पेड़ों को स्लैश करके यहाँ पर आग लगाते हैं, अगर ये आग भड़क गई, पूरे जंगल में लग गई, तो हमारे जो वैल्यूएबल टिम्बर है, टीक, साल, वो भी जल जाएगा। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि ये जो
शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या इसे स्वीडन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस पर भी उन्होंने बैन लगा दी यहाँ पर इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने पर। उसके बाद क्या आप उन्होंने बोला कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ फॉरेस्ट आर कट्स एंड बरीड, ये पहले हमने बोला रोटेशन में सीड्स आर सोन इन द एशेस आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून रेन एंड द क्रॉप इज हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पर ये शिफ्ट करते थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगा एक तो इससे फॉरेस्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पर जाना है, वहां पर फॉरेस्ट क्लियर करना, उसके बाद वहीं पर आग लगा देनी। अगर आग भड़क गई, फ्लेम भड़क गया तो पूरे जंगल को आग लग सकती है, हमारा वैल्यूएबल टिम्बर वो खत्म हो जाए। क्योंकि उनकी नज़र के सामने सिर्फ इस टिम्बर की अहमियत क्या थी, एक तो ब्रिटिश नेवी में कि नाव के यूज़ में आए और दूसरा क्या जो रेलवे स्लीपर बन रहे हैं वहां पर यूज़ में आए। उसके बाद जो यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने क्या बोला, ये जो तो यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, उन्होंने बोला कि ये हार्मफुल प्रैक्टिस है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर हो रही है ये बहुत हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? दे फेल्ट दैट लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। उनको उनकी आंखों के सामने सिर्फ रेलवे टिम्बर था और जो ब्रिटिश नेवी में यूज होना था सिर्फ उनकी आंखों के सामने यही था, हमें वहां पर लकड़ी पूरी होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि जब फॉरेस्ट को यहाँ पर जलाया जाता है डेंजर है, खतरा है, अगर आग भड़क गई तो पूरे जंगल को लग सकती है, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि ये गलत है, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो बास्तर की एग्जांपल है, बास्तर ये कहाँ पर, ये सोथर मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का एंड बॉर्डर एरिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र का। यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज जो बास्तर में रहती थी, यहाँ पर कम्युनिटीज के नाम है मारिया है, मोरिया है, गौंड्स है, ये जो कम्युनिटीज के नाम है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीफ, ये भी इस किस्म की प्रैक्टिस यहाँ पर करती थी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। उसके बाद द फियर ऑफ पीपल, When the colonial government proposed the reserve 2/3 of forest, colonial government ने एक कानून बना दिया गया क्योंकि 2/3 ऑफ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, तो लोगों के अंदर एक फियर, एक डर सा पैदा हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग, जो ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट थे, यहीं से जड़ी बूटी लेते थे, वहीं से इनको कुछ पैसा मिलता था, फ्यूल लकड़ी यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या जो कैटल्स के लिए ये फूडर मिलता था, उसके बाद जो फॉरेस्ट से फ्रूट्स एक्स्ट्रा मिलता था। तो इनके अंदर एक फियर पैदा हो गया क्योंकि 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है जाने के लिए। तो ये बहुत दुखी हो गए। उसके बाद फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा कहाँ पर है, यहाँ पर ये इंडोनेशिया में एक जगह है। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड, वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था, जावा में पूरा कवर्ड था फॉरेस्ट से। लेकिन कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया में कौन सी थी, वहाँ पर डच थी जो इंडोनेशिया में रूल कर रही थी। जावा इन इंडोनेशिया इन वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डच ने वहाँ पर भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्टार्टिंग की, वहाँ पर फॉरेस्ट को अपने हिसाब से यूज़ करने लगे। और लोगों जो लोकल पीपल थे उनको वहाँ पर इजाज़त नहीं थी वहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज में जाएँ, वहाँ पर लकड़ी को लें। दे वांटेड टिम्बर टू बिल्ड शिप्स, और यहाँ पर डच क्या चाहते थे, यहाँ से हम टिम्बर को एक्सपोर्ट करें और शिप्स या नाव्स, बड़ी बड़ी नाव्स उनको बनाने में काम आएगा। उसके बाद ये जो वुड कटर्स थे जावा के, ये बहुत स्किल्ड थे, फॉरेस्ट कटर थे एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर प्लेसेस। व्हेन द डच बिगन टू गेन कॉलोनी control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs works under them. In 1717, the Kalangs resisted attacking a Dutch fort at Jona, but the uprising was suppressed. बाद में जो वुड कटर्स थे जावा के, उन्होंने प्रोटेस्ट भी स्टार्ट किया था डच के खिलाफ, लेकिन डच पावरफुल थे वहाँ पर, उन्होंने उनको सप्रेस्ड कर दिया। उसके बाद जो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, वहाँ पर भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उन्हें लाई गई। और यहाँ पर भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बोला कि हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, एक एरिया में एक ही किस्म के पेड़ उगाए जाएंगे, तो वहाँ पर दूसरे किस्म के पेड़ नहीं होंगे। इससे भी जो ट्राइबल्स पीपल थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी लाइफ पर असर होने लगा। क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो चाहती थी हमें सिर्फ हार्डवुड के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक तो ब्रिटिश नेवी में जो बोट बनने के काम आना चाहिए टिम्बर, और दूसरा जो रेलवे एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जो बाद में जो दूसरी डाइवर्सिटी थी प्लांट्स की, श्रब्स की, एटसेट्रा फॉरेस्ट में होती थी, उससे क्या होता था, यहाँ के लोगों की जिंदगी चलती थी, वहाँ से वो जड़ी बूटी लेते थे, उनके कैटल्स के लिए फूडर एटसेट्रा मिलता था। ये सारा खत्म हो गया ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में उन्होंने क्या बोला, एक एरिया में सिर्फ एक ही किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे, फिर उनको काटा जाएगा, वहां पर वही किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे। तो ज्यादातर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यही चाहा था कि हमें हार्डवुड के ही पेड़ होने चाहिए। तो आज हमने यहां पर डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।